हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 12 रीड करेंगे, जिसका नाम है स्वतंत्रता के बाद। बच्चों, इससे पहले हमने चैप्टर में पढ़ा था जो राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन था वो 1870 से दशक से 1947 तक, यानी कि 1947 तक क्या क्या घटनाएं हुई थी, कैसे भारत आज़ाद हुआ था, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। आज हम इसमें पढ़ते हैं स्वतंत्रता के बाद, यानी कि 1947 को 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हो गया था, उसके बाद क्या हुआ था ये हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसमें क्या है, एक नया और खंडित राष्ट्र। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियाँ थी। जैसे कौन कौन सी? बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। तो जो पाकिस्तान में हिंदू जो लोग थे या कुछ शरणार्थी भी थे जो पाकिस्तान से निकाले गए थे, वो भारत में आ गए। फिर उन्हें रखने की प्रॉब्लम हुई। इन लोगों के रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार देना जरूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। पहले बच्चों रियासतें चलती थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल करने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था, यानी कि हर एक मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी और बहुत बड़ा काम भी था दूसरे राष्ट्र के लोगों को अपने राष्ट्र में मिलाना। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था और ज़रूरी भी था इनका कुछ ना कुछ काम करना, ये नहीं कि छोड़ देना ऐसे ही। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को, यानी नया जो राष्ट्र बना था भारत राष्ट्र, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी, यानी कि क्योंकि भारत का अंग्रेजों का राज्य समाप्त हो गया था, तो भारतीयों को ही देखना था कि अपनी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार चलानी है, यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। 1947 में भारत को आज़ादी काफ़ी बड़ी थी। तकरीबन 1947 में, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ, भारत में आबादी यानी कि जनसंख्या बहुत बड़ी मात्रा में थी। तकरीबन 34.5 करोड़ यहाँ आबादी भी आपस में बटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति, नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावों में भारी फर्क था। उनके खान पान, काम धंधों में भारी विविधता थी, यानी कि सब अलग अलग प्रकार के थे। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था? एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गांवों में रहती थी। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट आ जाता। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे। यहाँ शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था, जहाँ लोगों को रोजगार मिल सके। एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलना था। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर नहीं किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते थे। कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदू और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते तो और ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था, यानी कि समय भेदभाव हो जाता था। उसके बाद ऐसी स्थिति में गरीब और अमीर, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था, यानी कि जो लोग शरणार्थी भी आए थे या भारत में रहने वाले थे, सभी को एक समान समझना था, वरना तो सब में बहुत ज़्यादा फर्क पैदा हो जाता। इसमें किसी को अमीर गरीब की श्रेणी में नहीं रखा जाता। ओके बच्चों, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब भारत आज़ाद हो गया तो क्या हुआ, एक संविधान की रचना भी की गई। नए संविधान की रचना, अपना एक नया संविधान बनाया गया। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके
सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे। वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारे संविधान की एक खासियत थी उसमें सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था, यानी कि सभी लोग जो भी मतलब 18 साल के वयस्क थे उनका वोट देने का अधिकार था। इसका मतलब था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। बच्चों, अब ये आयु कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष। ठीक है, उस टाइम पे 21 वर्ष थी। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में ही दिया गया था। यहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी मताधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद यह अधिकार मिला। महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया, यह भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद ये फैसला लिया गया कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वे अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि इसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो। भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और न ही बनना चाहिए। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाई की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन एवं अन्य धर्मों के लोग भी थे। नए संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे, चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों पर का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो। इन सभी समुदायों के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिया जा रहा था। उसके बाद क्या होता है? संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई, यानी कि जो नीचे जाति के लोग थे या फिर जो सेवाओं से वंचित रह गए थे उनके लिए अलग से सुविधाएं की गई। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाले छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया, यानी कि जो छोटी जाति के, अनुसूचित जाति के लोग होते थे, बच्चों ने छुआछूत मानते थे यहाँ पे, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल उच्च जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया, यानी कि सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग सभी के लिए किया जाने लगा। जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था, अब वे मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायकों के कुछ सीटों और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। बच्चों, वो आज तक भी सीमित है। छोटी जातियों के लिए आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। कुछ लोगों को दलील थी कि अछूत, जिन्हें उसे समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती थी कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवक जैसे प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सके। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर H.K.J. खांडेकर ने कहा था कि हरिजनों की अक्षमता तक के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था, हमें हजारों साल तक दबाकर रखा गया है। आप लोगों ने हमें अपनी सेवाओं में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया है कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों ने अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों के तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था। जो पहले छोटी जाति के लोग होते थे, बच्चों, उन्हें कहीं जाने की अनुमति नहीं होती थी, वोट देने की अनुमति नहीं होती थी, वो कोई उच्च शिक्षा नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारा जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, उस समय पे ये सब चीज़ें खत्म कर दी गई। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तो सभी
तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, आगे क्या होता है। मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों को अधिक रखा गया। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लाए गए जिन्हें जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों को दी गई। समवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही संयुक्त रूप से फैसला ले सकती थी। संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोग का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टी.टी. कृष्णाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि आंदोलन सेवाओं विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजों के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः भीमराव अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाए तो इससे अमीर गरीब या ऊंची या नीचे जातियों का फासला अपने आप खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधियों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक नए व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। फिर क्या हुआ बच्चों, राज्यों का गठन कैसे किया जाए, फिर ये समस्या अपने आप सामने आई। 1920 के दशक के स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा, प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। आज़ादी मिलने के अंग्रेजों ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बंट चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को बल्कि 2 राष्ट्र को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे झेल सकता है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर, मतलब उनकी भाषा लगती हिंदू और मुसलमानों की, पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए, वरना जैसा कि पटेल ने क्या कहा, फिर इस समय भारत की पहली और आखिरी ज़रूरत है उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में समर्थन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे। इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया। जब 1952 के आम चुनावों में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध
गांधीवाद पर पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु भाषाई के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्री रामुलु के समर्थन में आगे आने लगे। जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे और जुलूस निकाले गए। 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामुलु का देहांत हो गया। जैसा कि एक अखबार ने लिखा था, श्री रामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर दिया। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकारों को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी। इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को बच्चों याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश के रूप में एक नए राज्य का गठन किया गया, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदायों भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाइयों के अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्रों को बांटकर नई राज्य बना दिया गया है। कुछ समय बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा 2 अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषाई, जिनमें से ज़्यादातर सिख थे, और हरियाणा में हरियाणी या हिंदी बोलने की बहुलता हो गई। फिर क्या हुआ, जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान में जुड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिए गए तो उनकी रियासतें खत्म कर दी गई। परंतु 31 अक्टूबर 1956 तक कई ऐसी रियासतें को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया। इसलिए 1947 से 48 से 31 अक्टूबर 1956 की कालावधि के लिए इन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया। उसके बाद क्या होता है बच्चों, विकास की योजनाएं बनाना, मतलब राज्य बांट दिए गए। राज्य बांटने के बाद सबसे पहला भाषा के आधार पर कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश बना था। उसके बाद उनका और विकास कैसे किया जाए, भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त करने और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियाँ बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। इसके बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते में चलेगा, पर यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने में और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। किसी क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना योजना का काम था। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों, विशाल बांध परियोजनाएं आदि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। भारी उद्योग पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों और को उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महात्मा गांधी के अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था, विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे कुछ समय तक बाहरी फायदे हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उनके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के जीवन में जीवित रह पाएंगे। फिर क्या हुआ बच्चों, राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद क्या होता है, 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। इस दौरान हमारे देश का समर्थन कैसा रहा, संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए। भारत अभी भी एक है और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना था कि भारत
भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अपने अलग राष्ट्र की मांग करेगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई हैं। आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं और राज्यों तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई है। परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें हम दलित कहा जाता है, आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में भी अभी भी वे साझा जल स्रोतों, मंदिरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों में बीच कई टकराव हो चुके हैं। और सबसे परेशानी की बात तो यह है कि इसी बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ता गया है। भारत के कुछ भागों और कुछ समूहों को आर्थिक विकास से भारी फायदा हुआ है। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, वे अपने बच्चों को महंगी निजी स्कूलों में भेजते हैं और विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। शहरी झुग्गी बस्तियाँ या बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर लगता है, लेकिन असली ज़िंदगी में सब कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। स्वतंत्रता के बाद तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह भी सच है कि वह विफल नहीं हुआ है। बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।